4 सितंबर के लिए किस तरीके से करंट अफेयर पूरे देश में जो इंसिडेंट घटित हुए हैं वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे जीएसटी, उत्तराखंड के नैना देवी मंदिर मेले में पशु बलि, न्यायाधीशों की असहमति छिपाना, और ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो लगभग 13 टॉपिक रहेंगे आज। जीएसटी वाला टॉपिक डिस्कस हो गया है जिसमें कुछ जीएसटी में चेंजिंग किया गया है सीमेंट की दर से लेकर के, और 0% में क्वेश्चन बनता है भारतीय रोटियां, रोटी, चपाती और पराठा, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं होगी। पनीर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, और 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनको किस में रखा गया है, बोलिए, 0% में रखा गया है। ठीक है। 5% की दर पर कुछ घरेलू सामान हैं जिसमें हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिलें, घरेलू सामग्री, नमकीन, सॉस, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन, हैंडमेडेड ग्रेनाइट, मार्बल, ब्लॉक, मध्यवर्ती चमड़ा, और ये सारी चीजें रखी गई हैं। वहीं 28% की बात करेंगे तो सीमेंट की दर जो 28% जीएसटी होता था उसे घटाकर कितना कर दिया गया है, और विद्युत वाहन जो ईवीएस थे उनकी दर 5% ही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। ओके। राजकोषीय प्रभाव और टेक्निकल प्रोसेस पे देखने को मिलेगा जिसमें 2 आर्टिकल प्रभावित होंगे। इसमें मेन आर्टिकल है 279A, ये भी हमने इसमें मेंशन किया है, और ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, 279 और 279A। अब अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, उत्तराखंड के नैना देवी मंदिर में घटना हुआ है। कहां पर हुआ है? उत्तराखंड के नैना देवी मंदिर मेले में पशु बलि, जो कि लीगल और कल्चरल, जिसमें क्या है, नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर का वार्षिक मेला देवी नंदा पार्वती के रूप में समर्पित होता है। इसमें बायोडाइवर्सिटी से लेकर के कल्चर और एक स्टेबल या प्लेस इकोनॉमी का समन्वय की बात की गई है। अनुष्ठानों में केले के पेड़ से मूर्ति निर्माण, सांस्कृतिक आयोजन और विसर्जन समारोह सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन कुछ यहाँ से हो सकते हैं जो आपको ठीक तरीके से समझने हैं। ठीक है। इसकी फिगर भी हमने नैना देवी मंदिर की दी है, इस तरीके का वह मंदिर है, आप देखेंगे तो। विशाल, डू यू अंडरस्टैंड? हाई कोर्ट के हस्तक्षेप और विधिक संदर्भ के प्रोसेस में 2010 और 2016 उत्तराखंड हाई कोर्ट आदेश हुआ है जिसमें पशु बलि यदि की जाती है तो उसे बधशालाओं में किया जाए, मंदिर परिसर में नहीं होगा। यानी जहां भूषण खाना होता है उसमें किया जाएगा, मंदिर के परिसर में किसी भी कंडीशन पे नहीं हो सकता। ओके। वहीं बधशालाओं की लुप्तता के कारण प्रथा काफी हद तक सीमित है, और अगस्त 2025 एक आदेश जारी हुआ है जिसमें मेले के दौरान बलि की अनुमति, लेकिन जो कंट्रोल्ड एरिया है शर्तों के आधार पर ही किया जाएगा, और उसमें पशु चिकित्सा इंपॉर्टेंट रखा गया है, जो परीक्षण होता है। ठीक है। इसकी एक बाउंडेशन की गई है। तो नैना देवी मंदिर से संबंधित वही एक आर्टिकल फॉलो होता है। आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 की बात करेंगे तो आपने देखा है इसमें धर्म की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, जिसमें लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन ये सारी बातें शामिल हैं, जिसमें धार्मिक अभ्यास के रूप में पशु बलि विवादास्पद है। ठीक है। आर्टिकल 48 की बात करेंगे तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एलिमेंट। ओके। राज्यों को गऊ, बछड़े और दुग्ध पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु। आर्टिकल 48 की बात को ध्यान में रखते हुए ये देखने को मिलता है कि ऐसे गाय और बछड़े जो यूजफुल हैं, दूध देते हैं या खेत जोतने के काम आते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी बलि नहीं होगी, उनको नहीं मारा जाएगा आर्टिकल 48 के तहत। ठीक है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को ध्यान में रखें तो पशुओं के साथ व्यवहार नियंत्रित धारा कौन सी है? 28। बताओ विशाल, कौन सी है? धार्मिक उद्देश्यों हेतु बलि को
अपवाद स्वरूप मानता है, जिससे विधिक अस्पष्टता क्लियर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है, पशु क्रूरता अधिनियम को भी देख लेंगे आप। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण, कुछ रिलीजियस और कल्चरल प्रोग्राम है। कौन से बताओ तुषार? हाँ, रिलीजियस एंड कल्चरल, ओके, जिसमें डियर कई चीजें हैं। पशु बलि अनेक परंपराओं में प्राचीन हिंदू अनुष्ठान। पशु बलि का जो प्रावधान है लंबे समय से चला आ रहा है। मैंने आपको शायद सुबह की क्लास में भी ओपन किया था। आज हमने मॉर्निंग की क्लास में ये बताया था कि पशु बलि प्रोसेस क्या होता है और एंशिएंट हिस्ट्री से लेके आज तक अलग अलग सेक्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था सुबह की क्लास में, यदि आपने सुना होगा, हम लोग लाइव थे, तो हमने उसमें बताया है कि राजस्थान में कौन सी जगह से मिला है? कालीबंगा कहाँ है? ठीक है, घग्गर नदी पर। वहीं पशुओं का पशु चिकित्सक पंजीकरण अनिवार्य है, यानी पशुओं का पशु चिकित्सक के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। उन्हें जीवित अवस्था में ही मंदिर परिसर में लाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार के लाया जाएगा। बलि पुलिस निगरानी में होगी, जिसमें कई सारी कंडीशंस हैं। परंपरा, रीति रिवाज, विधि और पशु कल्याण सक्रियता के बीच में तनाव यथावत है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन, यूपीएससी हेतु प्रासंगिकता किस तरीके से हो सकती है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में दिया गया। यह मुद्दा भारत की संवैधानिक दुविधा को प्रतिबिंबित करता है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25, कौन सा? आर्टिकल 25 को पशु अधिकार और लोक व्यवस्था और नैतिकता से बैलेंस करना है। नहीं आ रहा है क्लास में? नहीं आना चाहिए कभी। ठीक है, न्यायपालिका की भूमिका, परंपरागत प्रथाओं को आधुनिक कानून नैतिकता के साथ, वो सारी चीजें इसमें डाली गई है, वो देख लेना आप। तो भारतीय राजव्यवस्था में ये देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल यानी नीति दिशक तत्व, सुशासन, गवर्नेंस, नैतिकता, भारतीय संस्कृति, समाज और सामूहिक घटनाएं, ये सब देखने को मिलेंगे इसके आधार पर। तो ये दो टॉपिक हमने डिक्टेट किए हैं। कौन कौन से? एक तो रिलेटेड टू जीएसटी और दूसरा नैना देवी मंदिर। तो ये दोनों आप डायरी मेंटेन कर लेंगे और अच्छी करंट अफेयर के लिए आप इन टॉपिकों को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ लेंगे, जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। ऐसे क्वेश्चन पीटी में भी पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में भी रिलेटेड टू क्वेश्चन बन जाता है। रीना जी, समझ में आ रहा है? थोड़ा काम करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, ये करंट जब तक तैयार नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस करंट में अच्छा नहीं आ सकता। तो हमने ये दो टॉपिक आपको बताए, कौन कौन से? एक तो रिलेटेड टू जीएसटी और दूसरा नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। ठीक है, न्यायाधीश की असहमति छिपाना एवं न्यायपालिका की प्राधिकारिता का क्षरण है। कुछ क्वेश्चन इससे भी हैं, देख लेना से। एक कोलेजियम प्रणाली है और उसकी अपारदर्शिता। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली एक जजों को चयन से संबंधित है, ये देख लेना। हमने ये सब डिफाइन किया है। इसमें आर्टिकल 124 और 217 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इस आर्टिकल को अच्छे से देख लेना। आर्टिकल 124 में और आर्टिकल 217 में किसकी बात की गई है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिलेटेड टू आर्टिकल 217 और आर्टिकल 120। और ये डायरी मेंटेन कर लेना विशाल। सब लोग करोगे नहीं करोगे इसको? इस आर्टिकल को मेंशन कीजिए उसमें डायरी में। इस आर्टिकल को यदि आप मेंशन करेंगे तो रिलेटेड टू क्वेश्चन आपका जुडिशरी से बनता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है। तो कौन सा टिक करोगे? आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। ये राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका से परामर्श करेंगे और उस समय नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 50 यानी इसमें जुडिशरी को कार्यपालिका से सेपरेशन है। ठीक है, यानी जो जुडिशरी पावर है एग्जीक्यूटिव पावर से कैसी रहेगी? कंबाइंड या सेपरेशन? अलग रहेगी। डायरेक्ट आर्टिकल 50 क्या कह रहा है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण यानी अलग। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम है, उसमें संविधान में प्रत्यक्ष नहीं यानी डायरेक्ट नहीं, बल्कि मौलिक संरचना सिद्धांत के तहत इसमें न्यायिक नवाचार की बात की गई है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा एक बार। गोपनीयता के पक्ष में कौन सी चीजें होती हैं, पारदर्शिता के पक्ष में कौन सी चीजें होती हैं। अब वही लोकतंत्र और न्यायपालिका की बात करेंगे, डेमोक्रेसी और जुडिशरी। ओके, इसमें न्यायाधीश नागरिक स्वतंत्रता, संवाद, कार्यपालिका शक्ति सीमाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता किसके प्रति होगी? जनता के प्रति।
असहमति छिपाना न्यायपालिका की नैतिक पराधिकारता को कमजोर करना है। ओके, ये सारी चीजें हैं, इनका कंक्लूजन देख लेना एक बार। और ये आप देखेंगे तो जुडिशरी के लगभग क्वेश्चन जो करंट टू रिलेटेड डिस्कस हो रहे हैं वो आप देखने को मिलेंगे आपको परीक्षा में। ओके, कोई एनी क्वेश्चन आपका? आशा जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। न्यायपालिका की लिबर्टी भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला है, यानी जुडिशरी का जो लिबर्टी है वो भारत के संवैधानिक डेमोक्रेसी की आधारशिला है कि स्वतंत्रता का इसके साथ आवश्यक होता है। कोलेजियम सुधारों की आवश्यकता है, कोलेजियम में कुछ सुधार की बात भी की गई है। ठीक है। अब यूपीएससी की प्रासंगिकता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि राजनीति और संविधान, आर्टिकल 124 217 मौलिक संरचना सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण, ये सब देख लेना एक बार। ओके, भारत के हाल के समुद्री सुधारों को दिशा संशोधन की आवश्यकता, ये नेक्स्ट टॉपिक है आज का। भारत के जो समुद्री सुधारों की दिशा संशोधन है उसमें कुछ नया काम हुआ है, इसमें देख लेना। पार्लियामेंट ने 2025 में समुद्री सुधारों का एक पैकेज पारित किया है जिसमें जो इंडियन डॉकयार्ड हैं, बंदरगाह हैं, विधेयक, तटीय शिपिंग अधिनियम और समुद्र द्वारा माल वाहन विधेयक और व्यापार, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? समुद्र के द्वारा होता है ना, उस पर चर्चा किया गया। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 से संबंधित कुछ बातें हैं, ये यहाँ हमने एक फिगर डिफाइन किया है बंदरगाह का, दिखाई दे रहा होगा आपके लिए, दे रहा है ना दिखाई? हम इसे और डिफाइन कर सकते हैं चाहे तो। देखिए ये फिगर है बंदरगाह की, देखने में आ रहा है? डॉकयार्ड का काम क्या होता है आप सही तरीके से समझ लेंगे ना, तो आपके सारे लगभग क्वेश्चंस होते जाएंगे क्लियर। ओके, तो ये सारी हमने आलोचना पॉजिटिविटी सारी बात की है। और किस तरीके से आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 32 में क्या है? रिट, न्यायिक स्वतंत्रता। 32 में हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट? 32 में सुप्रीम कोर्ट, और 226 में हाई कोर्ट है। ठीक है, ये आप देख लेंगे पूरे क्वेश्चन। तटीय शिपिंग एक्ट है 2025 की कुछ चुनौतियां हैं, इनको देख लेंगे। इसमें कैबोटेज नियम को शुरू करने के लिए जो घरेलू तटीय व्यापार होते हैं उससे संबंधित बात की गई है। आर्टिकल 14 पे हमने कल भी जिक्र किया था, क्या है इसमें? इक्वालिटी, विधि के समक्ष समानता। ओके, आर्टिकल 14 समानता। आर्टिकल 19 का फर्स्ट व्यापार का अधिकार। आर्टिकल 301 व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, मनमानी लाइसेंस शक्तियों से प्रभावित हो सकते हैं। संघवाद की बात की गई है, यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो सब देखिए हमने इसमें डाला है। अब भारत का एक इंपॉर्टेंट राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको पता है, ये बंगाल जो बंगाल है दो पार्टों में बटा था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल आज का बंगाल है और पूर्वी बंगाल से क्या बना है? बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिमी बंगाल की बात करेंगे जो आज प्रेजेंट इंडिया में है, इसका हमको चर्चा करना है। इसकी हम चर्चा करते हैं डियर। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 18 जून 2025 में पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा पुनः प्रारंभ करने का आदेश दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी क्वेश्चन को इसे देखेंगे तो महात्मा गांधी नरेगा से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। ओके, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मामला लंबित जिससे भी हो, ये सब देख लेना एक बार। मनरेगा की इंपोर्टेंसी क्या है? 2005 में जो एक्ट प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम कितना रोजगार देगा? 100 दिन का वेतन के साथ। तो बेरोजगारी कम होगी? होगी नहीं होगी बेरोजगारी? देखिए इसका फिगर भी हमने डिफाइन किया है, फिगर दिखाई दे रहा है आपको? ये फिगर देख सकते हैं, इसका सिंबल है एक तरीके से। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए आपकी समझ में आना चाहिए। मनरेगा की इंपोर्टेंसी में एक बात तो इंपोर्टेंट है, और ये डिपेंडेंट जो मांग होती है आर्टिकल 7 संवर्धित सूची प्रवेश सूची 23 के अंतर्गत आता है। इसमें महिलाओं, दलित, आदिवासियों, भूमिहीन मजदूर और अत्यंत महत्वपूर्ण विशिष्ट कृषि की लीन सीजन और आर्थिक संकट में लोगों के लिए सबके लिए काम मिलना चाहिए। इसमें महिला पुरुष सबको काम मिलेगा या केवल पुरुष को काम मिलेगा? दोनों को। ठीक है, इसमें वेतन की बराबरी होगी या समानता होगी? बराबरी। अरे जब काम बराबर करेंगे तो बराबरी का अधिकार है नहीं, विधि के समय समता की बात की गई है। अरे अब मान लीजिए एक जिले में मेल है डीएम और एक जिले में फीमेल है, तो सैलरी में कितना डिफरेंस रहेगा बताओ? बराबर।
अरे काम तो बराबर करेंगे दोनों, तो सैलरी में डिफरेंस क्यों आएगा? फिर विधि के समझ समता का मतलब क्या रह गया? ठीक है, बराबर। ये सब देख लेना एक बार। आर्टिकल 21 में क्या है? गर्मा के साथ जीवन जीने का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी में है ना, आर्टिकल 21। यानी आर्टिकल 21 ये कहता है कोई भी व्यक्ति अपनी गर्मा के अकॉर्डिंग जीवन को जी सकता है। ठीक है, गर्मा के खिलाफ नहीं। मनरेगा असुरक्षित नागरिकों के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है। काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? अरे गर्मा में जीवन नहीं होगा? होगा ना। तो आर्टिकल 21 इसका जिक्र करता है। ओके, अब वही हम बात करते हैं आर्टिकल 39, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 43। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ये पीटी का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, 39 दूसरा आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल क्या है? 41 और अगला आर्टिकल क्या है? 43। राज्य को किसका अधिकार देगा? ये काम मिलना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम मिलेगा नहीं मिलेगा, एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे बेटा। ठीक है, तो इन तीनों आर्टिकल को देख लेना। योजना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के सिद्धांत का प्रतीक है, जो कि संविधान का क्या होता है? ये ओरिजिन, मूल होता है। निष्कर्ष यूपीएससी हेतु प्रासंगिकता क्या है? पश्चिम बंगाल में मनरेगा का पुनर्जीवन केवल वैधिक अनुमति नहीं है, बल्कि विश्वास की बहाली, प्रशासनिक क्षमता और प्रणालीगत सुधार, जिसमें ये चीजें मजबूत होंगी। ठीक है, केंद्र और राज्यों के संबंध, कल्याणकारी प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रौद्योगिकी आधारित बहिष्करण की चुनौतियों को रेखांकित किया जाएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन भी हम साथ साथ डाल के चल रहे हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। ये जो हम लिखते हैं ना यूपीएससी की प्रासंगिकता, ये सब इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जीएस का पेपर बहुत अच्छा बनेगा करंट का। ठीक है, इससे इंटरनेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी वो भी निकल के आएंगे। तो ये सब हमने हाईलाइट करके दिया आपको। आरक्षण बहस, 50% सीमा से अधिक और क्रीमी लेयर विवाद क्या है? आजकल ये भारत में बहस का मुद्दा बन गया है, जिसमें आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक और अनुसूचित जाति, एससी, एसटी एंड ओबीसी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान किया गया है आर्टिकल 15 में। यानी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, एससी, एसटी और किसके लिए? ओबीसी के लिए, सोशल और इकोनॉमिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके हित को ध्यान में रखा जाएगा। कौन सा आर्टिकल इस बात की बात करता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? 15 एससी और एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी, ठीक है, इनके हित का ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 16 ये कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। वर्तमान केंद्रीय आरक्षण ओबीसी के लिए कितना है? आपसे क्वेश्चन पुट अप हो तो प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओबीसी के लिए कितना रिजर्वेशन है? तो 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%। इसमें है, नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक जाति थोड़ी है, बहुत सारी जातियां हैं इसमें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। ठीक है, तो कुल मिला के 59.5% हो गया। और बात किसकी की गई है? कितने परसेंट होना चाहिए? 50% से नीचे, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें जुडिशरी का ये हमने दिखा दिया है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसे। बालाजी बनाम मैसूर राज की कुछ बात है, केरल बनाम एनएम थॉमस, ये सब देख लेना एक बार। ईडब्ल्यूएस कोटा तो अभी मोदी जी ने किया, आपको पता होगा, प्रेजेंट सरकार ने किया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। पंजाब बनाम देवेंद्र सिंह 2024 एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर अपवर्जन की आवश्यकता हुई है, ये देख लेना एक बार अच्छे से। अधिक कोटा के पक्ष में कौन है, 50% के पक्ष में कौन है, और यूपीएससी किस तरीके से बात करता है। यह बहस औपचारिक और वास्तविक समानता के बीच के तनाव को दर्शाती है। न्यायालय सामाजिक न्याय और संवैधानिक सीमाओं के बीच संतुलन साधते हैं। आरक्षण का भविष्य क्या है, ये सब देख लेना। ठीक है, आर्टिकल 14 to 16 किसकी बात करेगा? समानता, सकारात्मकता, कार्रवाई, मौलिक संरचना, सुशासन, वेलफेयर पॉलिसीज और सेंसस ऑफ पॉपुलेशन और सोशल, जिसमें सामाजिक न्याय और सामाजिक घटनाएं जो भी करंट इवेंट्स की जो होंगी। ओके, आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय से जोड़ने की सरकारी योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रारंभिक बाल शिक्षा सुधार की बात की गई है। किसकी की गई है?
प्रारंभिक बाल शिक्षा। आपने देखा ये सब योजनाएं किसके द्वारा चलाई जा रही हैं? सामने देखिए, अच्छे से पढ़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। 11 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को सभी प्राथमिक विद्यालय से क्या किया गया है? को कनेक्ट किया गया है, ताकि प्रारंभिक बाल देखभाल से औपचारिक विद्यालय शिक्षा में सुगम संक्रमण सुनिश्चित हो सके। ये रिलेटेड टू आंगनबाड़ी केंद्र गांव में चलते होंगे, देखा होगा आपने। आंगनबाड़ी जो केंद्र है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के अंतर्गत, और ये क्या साल के बच्चों के पोषण के लिए 0 से 6 पोषण, स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। प्राइमरी स्कूल में ऊपर है, लेकिन ये 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी के माध्यम से इनको पोषण भोजन मिलता है। हर गांव में शायद सेंटर बने हुए हैं। इसमें वही है, प्राथमिक से प्रथम कक्षा के बीच में जो खाई है दूरियां हैं वो कम करना। ये हमने एक फिगर डिफाइन किया है, इसको देख लेना। शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। CPT का सवाल है ये। इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय। 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों हेतु आधारशिला रखी गई है इसमें। पाठ चर्चा का परिचय, जिससे सीखने की निरंतरता बनी रहे। जैसे आप कहते हो KG, LKG, KG कहते हैं नर्सरी, ठीक है। खेलकूद जो होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और विद्यालय शिक्षकों के बीच में संयुक्त योजना पाठ्य चर्चा। लगभग 2.9 लाख आंगनबाड़ी केंद्र पहले से सह स्थित हैं। शेष 11 लाख को मानचित्र किया जाना शेष है। ओके, ये देख लेना सब। आर्टिकल 45 रिलेटेड टू एजुकेशन है या नहीं है? ये 6 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और नेसेसरी एजुकेशन का प्रावधान है। यानी 6 साल तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल है। इसमें एजुकेशन की बात नहीं है, इसमें खिलाएंगे केवल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से सामंजस्य, तो ये पूरा देख लेना सब क्या है। UPSC से रिलेटेड मैंने ये डाला है। यह सुधार मानव पूंजी विकास की समग्र दृष्टि की ओर कदम है। इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन को एकीकृत किया गया है, ठीक है। UPSC प्रासन का भारतीय कैसे क्वेश्चन बनेगा देख लेना। ये ठीक लग रहा है? इसमें डाला है जो बीच में, इससे आपको समझ विकसित होगी नहीं होगी? हाँ भाई, तो साहब समझ विकसित हो रही है नहीं हो रही है? जो हाईलाइट किया गया इससे बताओ आरती जी। स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रस्ताव, नई औषधि और नैदानिक परीक्षणों हेतु अनुज्ञा नियम में शिथिलता आई है। ये सब देख लेना एक बार। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, जैव समकक्षता अधिनियम स्टडी किया गया है, ठीक है। इसमें ये फिगर है इस तरीके से। आवेदन संख्या में कमी हुई है, और कहाँ कमी हुई है? बायो अवेलेबिलिटी, जिसको BA शरीर में प्रवेश करने पर औषधि का वह अनुपात जो रक्त में पहुंचकर उपचारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। ये देख लेना एक बार अच्छे से। आर्टिकल 47 ये क्या कहता है? जन स्वास्थ्य सुधारने का दायित्व हर राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दवाइयां, नई औषधियां, इसमें सब किया गया है। भारत विश्वसनीय विद्युत ग्रिड हेतु मौसम पूर्वानुमान सुदृढ़ करने की योजना है। ये देख लेना। इसमें चुनौतियां क्या हैं ये सब डाला गया है। इसमें सोलर से लेकर के सारी बात की जिक्र की गई है, ठीक है। और कई कंट्रियों के साथ में जो पैक्ट है उसका भी चर्चा किया गया है। राष्ट्रीय युवा विद्युत नीति है, इसको भी देख लेना एक बार। कोई खास नहीं है इसमें। AI आजकल चर्चाओं में है या नहीं है? सैन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस है, या सिविल मिलिट्री फ्यूजन, इसे देख लेना। इसमें क्या है? AI का युग तो आ रहा है, आपने देखा होगा। ये सब देख लेना AI, ठीक है। आजकल हम AI की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में दुर्लभ मृदा खनन, यानी जो खनन हो रहा है वो अच्छी बात है या बुरी बात है? इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, चैलेंज पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है चैलेंज वो देख लेना एक बार। UPSC में से रिलेटेड क्या हो सकता है वो देख लेना। समझौते के बारे में, समझौता भारत EFTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। ये कब से होगा? एक हमारा मीटिंग हुआ है जिसमें कौन कौन से कंट्री है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आगे बोलो, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ में मुक्त व्यापार समझौता FTA पर सिग्नेचर हुए हैं। ये समझौता कब से लागू होगा? क्वेश्चन बन सकता है ये PCS में जो परीक्षा होने जा रहा है पूछ लेगा कि ये
जो संबंध है FETA ये कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2025 से। पहली बार व्यापार और सतत विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधानों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आर्थिक और इम्पोर्टेंस सब देख लेना इसमें। FTA व्यापार क्या होता है, EFTA क्या होता है, कंक्लूजन इसका यूपीएससी में किस तरीके से पूछा जाएगा। सेवा क्षेत्र की 15 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार HSBC, इंडिया सबसे PMI ये देख लेना, PMI क्या है ये देख लेना। GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना % है, ये फिगर के द्वारा डिफाइन किया है। ठीक है, ये फिगर किस तरीके से तेजी से बढ़ा है देखिए, आ रहा है समझ में? फिगर ग्रोथ की ओर है, डिक्लाइन की ओर है? ग्रोथ देख रहे हैं, 57 से कहां पहुंच रहा है, 55 से और ऊपर जा रहा है, 62.9 के आसपास। आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा सब? ठीक है, ये सब देख लेना। RBI एक्ट 1934 वित्तीय स्थिरता ये देख लेना। तो आज की क्लास हमने ये करंट अफेयर में जो घटनाएं थी वो आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक डायरी मेंटेन कीजिए और प्रत्येक टॉपिक को सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। और आपको ज्यादा क्लास